हेलो विद्यार्थियों, ये देखिए अगला जो हमारा टॉपिक है वास्तविक संख्याओं का, तो उसमें ये है कि अपरिमेय संख्याओं का पुनः भ्रमण। अपरिमेय संख्याओं का पुनः भ्रमण मतलब क्या होता है? अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्या क्या होता है? जिसे P/Q के फॉर्म में न लिखा जाए, P/Q के रूप में न लिखा जाए, उसे हम क्या कहते हैं? उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब देखिए अभाज्य, अभाज्य याद रखिए, भाज्य नहीं, अभाज्य कर्णीगत संख्याएं क्या होती हैं? अपरिमेय संख्या होती है। अभाज्य, ये चीज़ याद रखिए। अगर समझ लिए 4 कर्ण में ले लिया है तो 2 हो गया, लेकिन √5 लिया ये अभाज्य संख्या, √2 हो गया, √3 हो गया, √7 हो गया। ये क्या है? ये चीज़ जो होता है वो क्या कहलाता है? अपरिमेय संख्या कहलाती है। आई बात समझ में? तो P/Q के रूप में न लिखा जा सके उसे हम क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या कहेंगे। आई बात समझ में? कर्णी के अंदर क्या होना चाहिए? ऐसी संख्या, अभाज्य संख्या होनी चाहिए, भाज्य संख्या नहीं होनी चाहिए। जैसे देखिए √4 लिखा है, इसकी वैल्यू 2 हो गई, 2 तो परिमेय संख्या है। पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7 होती है। तो पाई जो है इसका 3.14 ऐसे डॉट 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 देते जाते हैं, तो ये है जो है वो अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। लेकिन 22/7 क्या है? परिमेय संख्या। आई बात समझ में? ये चीज़ अंतर है, याद रखिए। पाई दिया है तो परिमेय है, लेकिन 22/7 लिखा है वो परिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये देखिए प्रमेय 1.3 क्या कह रहा है कि मान लिया P एक अभाज्य संख्या है, यदि P A² को विभाजित करती है तो P A को भी विभाजित करेगी, जहाँ A कोई एक धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, P क्या अभाज्य संख्या है? P A² को विभाजित करती है। आई बात समझ में? तो P A को भी विभाजित कर, अगर स्क्वायर को विभाजित करेगी तो जब हम उसका विभाजित वो कैंसिल का मतलब अंडर रूट ले लेते हैं या उसका वर्गमूल निकाल देते हैं, तो क्या होगा? तब भी P को विभाजित करेगी। ठीक है, और प्रमेय 1.4 क्या लिखा है? √2 एक अपरिमेय संख्या। बात समझ में आ गई? तो हमको क्या जानना है? परिमेय और अपरिमेय संख्या। जैसे हमने यहाँ पर बताया है कि क्या परिमेय और अपरिमेय संख्या होती है। भाई समझ में? अब इसी पर जो है एक्सरसाइज हमारा है, एक्सरसाइज 1.3 प्रश्नावली 1.3। अब 1.3 का पहला क्वेश्चन यही है। तो हमने देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ये थियरम के फॉर्म में है, √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो जो चीज़ हम √2 का लिखेंगे वही √5 का लिखेंगे, वही √3 का लिखेंगे, जो इस तरह से वही √11 का लिखेंगे। सब मैटर एक ही रहेगा, लेकिन क्या बदल जाएंगे? सिर्फ उसके अंडर रूट में जो संख्या दी रहेगी वो। आई बात समझ में? जिसका हम वर्गमूल निकाल सकते हैं वो अपरिमेय संख्या नहीं होगी, वो परिमेय संख्या। जैसे √16 है =4, ये परिमेय संख्या है। लेकिन √17 क्या है? ये है अपरिमेय संख्या है। √19 क्या है? ये है अपरिमेय संख्या है। सब अपरिमेय है, ये परिमेय है। अगर हम किसी संख्या में भाग देते, बार बार एक ही शब्द रिपीट मारता है तो परिमेय हो गया। अल्टरनेटिव बदलते जाता है तो क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लिखा है, सिद्ध कीजिए कि, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या। ये बात समझ में? तो समझ लें, जब भी किसी को सिद्ध करना रहेगा, मान लीजिए लिखा √5 को हमको सिद्ध करना है, तो इसको क्या मान लें? P/Q मान लें।
आई बात समझ में। मान लें सबसे पहला ऑब्जेक्शन क्या हुआ, माना कि √5 परिमेय संख्या है। आई बात समझ में, परिमेय संख्या है तो P/Q के रूप में लिख दिए, इसलिए परिमेय संख्या है। तो जब उसको हम सॉल्व करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या होगा, 5 = P²/Q² हो गया। इस तरह से इसका हम सॉल्व करते हैं। तो पहला यही काम करेंगे, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। आई बात समझ में। सॉल्व, हल देखिए इसका। मान लिया कि √5 एक परिमेय संख्या को क्या करता है, दर्शाता है। ठीक है, तो क्या लिखना है, √5 को P/Q के रूप में क्या कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। ये बात समझ में, कर सकते हैं, जहाँ P और Q सह अभाज्य है तथा Q ≠ 0। अगर Q 0 के बराबर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वह इनफाइनाइट वैल्यू देगा, अनडिफाइंड देगा। अतः क्या लिखेंगे, √5 = P/Q। वर्ग करने पर तो √5 का स्क्वायर = P/Q²। तो क्या हो जाएगा, इधर 5 = क्या होगा, P²/Q²। इम्प्लाइज दैट, इसके नीचे एक रख दें, इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो क्या लिखेंगे, P² = 5Q²। इसको सपोज कर लिया इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, यहाँ देखिए बस यही याद रखना, √5 = P/Q। ठीक, हमने देखिए यहाँ हमको अपरिमेय सिद्ध करना है तो हमने परिमेय माना है। आई बात समझिए, जो कंट्रडिक्शन पैदा हो जाएगा इसके वजह से हम क्या मान लेंगे, इसको हम लिख देंगे अपरिमेय संख्या है। अब इसका मतलब क्या है आप समझ रहे हैं। ये देखिए, अगर हम P से इसके नीचे, देखिए इधर गुणे में है ये, अगर इधर भाग दे दे तो P² जो होता है वो कैसे क्या होगा, 5 से विभाज्य होगा। तो लिखेंगे 5 P² को क्या करता है, विभाजित करता है। तो हमने देखिए थियरम में देखो सबसे ऊपर क्या लिखा है, तो यहाँ PA² को विभाजित करता है तो PA को भी विभाजित करेगा। इसलिए यहाँ पे देखिए 5 P को क्या करेगा, विभाजित करेगा। आई बात समझ में, इसको सपोज कर लिया, ये नंबर 2 है। अब हम मान लेते हैं, माना कि P = 5m, तो P² कितना होगा, 25m² हो गया। आई बात समझिए, देखिए यहाँ P² का मान और यहाँ P² का मान दोनों हम लिख सकते हैं कि नहीं। तो P² का मान समीकरण 1 में रखने पर, अतः P² का मान समीकरण किसमें, 1 में रखने पर, 1 में रख दें तो कितना होगा, यहाँ 25m² = 5Q²। आई बात समझ में। तो ये क्या हुआ, ये 5 से ये 25 कट गया तो क्या बचेगा, 5। तो 5m² = क्या हो गया, Q²। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ इम्प्लाइज दैट ये जो है 5 Q² को क्या करेगा, विभाजित करता है।
इसलिए 5q को क्या करेगा, विभाजित करेगा। हो गया। आई बात समझ। इसको क्या मान लिया, इसको हमने थर्ड मान लिया। लिखे हैं समीकरण 2 से P5 से क्या है, विभाज्य है, विभाज्य है। आई बात समझ में। समीकरण 2, ये समीकरण 3 है। ये देखिए समीकरण 3 पे देखिए, समीकरण 3 क्या कह रहा है, q, यहाँ देखिए 5q को विभाजित करता है। समीकरण किससे, समीकरण 2 है, और समीकरण 3 से भी देख लीजिए क्या लिखें, q भी 5 से क्या है, विभाज्य है। अर्थात इसका क्या मतलब समझिए, अर्थात 5p और q का क्या है, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। आई बात समझ में। अतः 5p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। यह इस मान्यता का क्या करता है, विरोध करता है। आई बात समझ में, विरोध करता है। तो P और Q कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। यही विरोध करता है कि क्या, कि P और Q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। आई बात समझ। जब कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है तो क्या हो गया, यह एक विरोधाभास उत्पन्न होता है। तब क्या लिख देना है, अतः √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या। बात समझ में आ गई। जब इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड होता, ये नहीं है, देख लीजिए, तो जब उभयनिष्ठ नहीं होता तो क्या हो जाता, √5 एक परिमेय संख्या है। बात समझ में आ गई। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, कोई भी संख्या दिया, ये √2 दिया हो चाहे √3 दिया हुआ हो, उसको हम क्या करेंगे, इसको P/Q के फॉर्म में मान लेंगे। आई बात समझ में। इस तरह से ये चीज़ खत्म होता है। अब हमको इस पे दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि क्वेश्चन नंबर 2, 3 ही एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, तो हम लगा दे रहे हैं, आप एक लगाइएगा, नहीं समझ में आएगा तो बताना कि क्या चीज़ करना है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या। आई बात समझ में। यह एक अपरिमेय संख्या। तो वही चीज़ सॉल्व, क्या लिखे, ये एक अपरिमेय संख्या है, तो मान लिया कि परिमेय संख्या है। माना कि 3 + 2√5 एक क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। ठीक है, तो परिमेय संख्या है तो हम क्या मान लेंगे इसको, 3 + 2√5 = P/Q हो गया, P/Q। अब इस 3 को हम उधर पक्षांतर कर दें तो क्या लिखेंगे, 2√5 = P/Q, यहाँ होगा -3। ठीक। अब देखिए √5 अब ये 2 इधर मल्टीप्लिकेशन में है, तो P/2Q -3/2। आई बात समझ में। यह क्या है, यह एक परिमेय संख्या। आई बात समझ में। तो परिमेय संख्या है,
तो यह बताइए, इस तरह से जब हम किसी को सॉल्व करते हैं तो करड़ी में ये चीज़ क्या लिखना है आगे, √5, इसलिए √5 एक परिमेय संख्या है, लेकिन √5 एक क्या होता है, परिमेय संख्या है। यह दर्शाता है कि हमारी अवधारणा क्या है, गलत है। अतः यह दर्शाता है कि हमारी अवधारणा क्या है, गलत है। अतः 3 + 2√5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या। समझ में बात आ गई। तो इस तरह से जैसे इसको सरल भी किया जाए तो एक कॉमन लेकर के सॉल्व करते तो किसी में डिवाइड करने पे उसका आंसर क्या नहीं आता है, अंडर रूट में नहीं आएगा। इसलिए क्या है, ये तो परिमेय हमने माना, लेकिन ये परिमेय संख्या नहीं है। आई बस में इसको सॉल्व करें तो किसी में अगर मान लो डिवाइड करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या आना चाहिए, √5 नहीं आना चाहिए। इसलिए हमारी अवधारणा क्या हो गई, ये गलत हो गया। अतः यह एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। बहुत सारे एग्जाम्पल इसमें दिए हैं, किताब में दिया हुआ है, उसी तरह से इसको करना है एक्सरसाइज। ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसी तरह सेम है, उसको भी आप करेंगे। ओके विद्यार्थियों, ठीक है, इतना करिए। अगला एक एक्सरसाइज और पढ़ाना, एक्सरसाइज जो है 1.4 पढ़ाना है, उसके बाद से पहला चैप्टर ख़त्म हो गया। ठीक है, ओके विद्यार्थियों।